अतुल लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फिर आज अब अधिगम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने अधिगम पढ़ा, अधिगम के मुख्य नियम पढ़े, अधिगम के मुख्य 3 नियम के बारे में पढ़ा कि तत्परता कैसे होनी चाहिए, अभ्यास और प्रभाव, मतलब रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। ये थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, लेकिन इन 3 नियम से ही खाली हम अधिगम सीख सकते हैं। इन 3 नियम को ही मुख्य माना जाता है, लेकिन कुछ उसके अलावा कुछ और रिसर्च करी गई तो ये निकाला गया कि 5 गौड़ नियम है। गौड़ नियम मतलब क्या है, तो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब ये मुख्य नियम से थोड़े से कम के नियम या मेन वो होते हैं, उनके बाद ये कैटेगराइज किया गया है। तो 5 गौड़ नियम अथवा फिर से और दिए गए, जिसमें से 5 मैंने लिख रखे कौन कौन से थे। पहला मनोवृत्ति का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति को एक तरह से हम मानसिक भी बोलते हैं या मेंटल सेट, मेंटल रूप से सेट होना। दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक मतलब पार्शियल एक्टिविटी। अनुरूपता का नियम लॉ ऑफ एनालॉजी। संबंधित परिवर्तन का नियम लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 नाम है। देखिए मेन मुख्य नियम से क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी कि कभी-कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम थे, कौन से थे, तो ऑप्शन में लिख लिया। जैसे पहले गौड़ नियम इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहा है टाइम, वैसे वैसे सब कुछ आ जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, ताकि अगर आ जाए ऐसे ऑप्शन तो आप कर सकें। तो इतना जानना जरूरी है कि थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम, इनको रटना नहीं जरूरी कि 5 रटे रहें आपको, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो आपको क्लियर है, तो इसलिए मैं आपको ये करता हूं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या आता है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मैंने क्या कहा, जैसे मेंटल सेट, मानसिक रूप से किसी चीज के लिए तैयार होना, ठीक है। अब इसके बाद हम करें पहले नियम की, किसी भी कार्य को, इतना इसके बारे में लिखना जरूरी है, पहले समझिए मनोवृत्ति। किसी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी कार्य को जितनी मेहनत और लगन से करेंगे उतना ही उस कार्य में सफल होंगे, ठीक है। किसी भी हम कार्य को जितनी मेहनत से करेंगे उतनी सफलता मिलने की चांसेस बढ़ेगी, ठीक है। या अगर हम कहना चाहे मेंटल सेट, मतलब मानसिक रूप से किसी कार्य के लिए हम तैयार है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसको सीखेंगे, उतना जल्दी सीखेंगे। और जितना हम अगर नहीं तैयार है, जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, तो वो हम जल्दी सीखेंगे नहीं। अगर ये कहना चाहें कि अनुकूल क्रिया, ठीक है, अनुकूल क्रिया हो रही है अगर, तो चीज को जल्दी सीखेंगे। मनोवृत्ति है तो मनोवृत्ति लिख लीजिए, अनुकूल मनोवृत्ति है तो किसी कार्य को हम शीघ्र सीख लेंगे। और अगर प्रतिकूल मनोवृत्ति है तो उसमें बाधा आ जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग का शौक है, ठीक है, तो वो बच्चा जल्दी सीखने की उसे कोशिश करेगा, मैं ये भी बना लूंगा, उतना ज्यादा अभ्यास उसको जल्दी सीखेगा, तो वो मेंटल रूप से मनोवृत्ति उसकी किसमें है, कला को सीखने में, तो ये अनुकूल प्रवृत्ति होगी तो उसे जल्दी सीखेगा। लेकिन एक बच्चे को कला का शौक नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एग्जाम में निकल जाए, पास हो जाए, तो वो बहुत जोर शोर से मन लगा के नहीं करेगा, टेम्परेरी काम करेगा, तो उसी में बहुत कुछ करने लगेगा, मतलब कि ढेर सारी बाधाएं पर अभी सीख नहीं सीख, तो ये प्रतिकूल मनोवृत्ति होगी। तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, किसी काम को मन, नाम से मनोवृत्ति, मन लगे जिस काम को करने में, उस मन लगेगा तो उस काम को उतनी मेहनत से करेंगे, नाम से भी इसे समझिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मन लगेगा उतना, हम जिस काम में हमारा मन लगता है उसको हम ज्यादा करते हैं, शीघ्र करने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं ताकि सफल। तो नाम से ही पता चल रहा है मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। बहु अनुक्रिया का नियम मतलब जैसे हमें किसी कार्य को करना है, ठीक है, कार्य करना है, तो उस कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रयास
विफल हो जाते हैं और कुछ सफल हो जाते हैं। विफल प्रयासों को हम भूल जाते हैं, सफल को हम याद रखते हैं, फिर दोबारा वही कार्य करते हैं तो उसी प्रयास से करते हैं। इसका मतलब इस प्रयास को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रयास को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रयास को हम कह सकते हैं ना प्रयत्न एवं भूल। ये सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए इसको बोला जाता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ नाम से ही। बहु अनुक्रिया, बहु मतलब बहुत सारी, अनुक्रिया मतलब करना। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग करना, उसमें से कई क्रियाओं का, जिस क्रिया से हमें सफलता मिलती है उस क्रिया का हम चयन करते हैं, उस क्रिया का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। भविष्य में उसी क्रिया का हम प्रयोग करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। आई बात समझ में? क्रिया का चयन करना, भविष्य में क्रिया के प्रयोग से लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं कि कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए फिट बैठेगा, तो आप ये समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा? बहुक्रिया। जैसे कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैथ्स की बात करूं मैं अगर, तो बच्चे को सिखाया जा रहा होता है, मान लो उसको भाग सिखाना है, ठीक है, या टेबल सिखाना है बच्चे को, 2 का टेबल बनाना। हम पहले इस तरह सिखाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, बच्चे को रटाते हैं, 2 1 2 2 2 रटाते हैं। फिर कई बार बच्चे क्या होता है, जोड़ जोड़ के सीखते हैं। फिर जो तरीका बच्चे को अच्छा लगता है, जिससे वो सफल होने लगता है, उसी तरीके का वो बार बार प्रयोग करता है, भविष्य में भी उसी का प्रयोग करके वो काम करता है। ये तो छोटे बच्चों के लिए बात होगी। अब जिस बच्चे को टेबल लर्न हो गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं लर्न हो जोड़ जोड़ के काम करेगा। ऐसे ही कोई बड़े बड़े कार्य होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार्य हमें करने होते हैं, तो हम कई चीजों का कोशिश करते हैं कि हम किस तरह करें। जैसे बच्चे को कोई एग्जाम पास करना होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, जैसे आप ही लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? इस बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से पढ़ते हैं, कई तरह से मटेरियल, कई तरह से मैटर लाते हैं, कई तरह की कोचिंग, कई तरह के इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, काफी चीजों की कोशिश करते हैं। फिर आप एट लास्ट देखते हैं हमें इससे ज्यादा चीजें समझ में आ रही, तो आप उसका ही कोशिश करते हैं। फिर एग्जाम के समय आप सीधे उसी को उठाते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कई सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आप एक पे पहुंचे और फिर उसकी मदद से आपने अपने चीज को सफल करवाने की कोशिश की। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी एक बहुअनुक्रिया हो गई, जो कि नॉर्मल हम लोग करते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी आती है आंशिक। तीसरी हमारी क्या आ गई? आंशिक क्रिया आ गई। आंशिक क्रिया मतलब किसी कार्य या समस्या को करने के लिए उसको भागों में बांटना। आंशिक मतलब कार्य जो हमें करना है उसको छोटे छोटे भाग में करना, भाग में करके, मतलब आंशिक मतलब अंश से पूर्ण, आप ऐसे समझिए। आंशिक मतलब अंश से पूर्ण। अंश से पूर्ण अगर हम कहना चाहें, मतलब कोई भी समस्या हमें हल करनी है तो वो हम पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, एक भाग करें, वो पूरा हो, फिर दूसरा करें, वो पूरा हो, फिर इस तरह करते करते हम कहां तक पहुंचे? पूरे भाग तक, पूरे तक पहुंचे, मतलब अंश से शुरू करते करते पूर्ण तक जाते हैं। जैसे हमें कोई गणित में सवाल करना होता है तो हम डायरेक्ट आंसर थोड़ा लिखते हैं, पहले उसका छोटा सा पार्ट करते हैं, फिर दूसरा पार्ट करते हैं, फिर तीसरा पार्ट। जैसे मान लीजिए ऐसी इक्वेशन आपको दी गई है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू थोड़ा निकालेंगे, आप इसका एक एक पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में क्या करूंगी? 5 को उधर भेजा, माइनस किया, फिर 2 गुणे में इधर आया, भाग किया, फिर भाग। तो हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अंत में पूरा निकाल लिया। तो कोई भी समस्या आपके सामने आए तो उसको पहले छोटे छोटे भाग में करके, जैसे क्या होता है अगर आप लोग नाटक देखते हो डिटेक्टिव के या कुछ भी, तो देखते कि कोई केस है तो डायरेक्ट थोड़ा चोर पकड़ लेता है, पहले क्या करता है? चीजों की तहकीकात करता है, छोटे कहां पर कोई चोरी हुई है तो कहां पर हुई है, क्या चीज चोरी हुई है, कहां से आए हैं, कहां, एक एक पॉइंट पे देखता है, एक एक पॉइंट देखकर फिर पूरा ऑब्जर्व करता है, पूरा ऑब्जर्व करके फिर किसी चीज पे पहुंचता है। तो छोटे अंश पर, एक छोटे पार्ट से चलता 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 एक होल पर है, तो वो हमारा किस तरह की हो गई? आंशिक क्रिया। हम आपको इसको डिफाइन करते हैं लेकिन एग्जाम में थोड़ा याद करना चाहिए, इतना आपको रटना नहीं है, ठीक है। आंशिक। चौथा हमारा क्या होता है? अनुरूपता। अनुरूपता कहने का मतलब क्या हो गया कि
समस्या को हल करें, नई समस्या या नए ज्ञान उसको हल करने का प्रयास करें, खोजने का, पूर्व ज्ञान के प्रयोग से। ठीक है, इसको अगर आप समझना चाहें, अनुरूपता मतलब एक जैसी रूपता, अनुरूपता। जैसे क्या होता है, बच्चे ने फर्स्ट क्लास पास किया, सेकंड क्लास पास किया, तो उसने क्या किया, फर्स्ट क्लास में जो वो चीजें सीखा रहता है, ठीक है, उस सीखी हुई चीजों से जब वो दूसरी कक्षा में जाता है तो उन जो पहले उसने सीखा है उसके प्रयोग से वो क्या करता है, आगे सीखने का प्रयास करता है, आगे उसको हल करने। जैसे बच्चा क्या करता है, अभी मैंने बताया, उसने जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा, इस पूर्व ज्ञान का वो प्रयोग कब करेगा, समीकरण को हल करने में करेगा। अब उसने ये सीखा है, इसका प्रयोग वो इसको हल करने में करेगा, तो इसको हल करने में वो करेगा, अब इसको प्रयास करेगा, हो सकता है अब विफल हो जाए, हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन वो कोशिश करेगा। तो अनुरूपता का नियम हमारा क्या कहता है, जो हमने पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है उसके प्रयोग से नई समस्या को हल करने का प्रयास करना या खोजने की कोशिश करना, वो अनुरूपता का नियम हो जाता है। ठीक है, वो किस में आ जाता है, अनुरूपता के नियम में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, अनुरूपता के नियम को एक तरीके से आत्मीयकरण भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ नियम को आत्मीयकरण। आत्मीयकरण मतलब एक तरह से आत्मीयकरण हम कहना चाहें तो अंदर से सोचना, एसिमिलेशन करना। ठीक है, एसिमिलेशन करना किसी चीज का, आत्मीकरण करना, सोचना, विचार करना, फिर करना। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम ही लोग होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई चीज सोचते हैं, विचारते हैं, फिर हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब कि हम क्यों सोच रहे हैं, हमारे पास जो पहले का ज्ञान है उसको हम सोच रहे हैं, उसकी मदद से हम आगे कुछ करेंगे। जैसे क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में या दोस्तों में, यारों में, परिवार में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है, तो हम लोग सोचते हो कैसे हल की जाए, तो सब अपना ज्ञान बताते, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसे किया, तो उन सब चीजों को हम सुनते हैं, फिर उससे हल करने की प्रयास करते हैं। मान लो कोई लड़का है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, अब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, मान लीजिए गाड़ी नुकसान हुई हो, तो अब लोग कुछ कैसे करेंगे, तो कुछ लोग बताएंगे मैंने क्लेम कर दिया था, कुछ लोग कहेंगे मैंने ऐसे पैसे लिए, तो उस इंसान सोचेगा करेगा। ऐसी शिक्षा में होता है, हमारा पढ़ रहा है बच्चा कोई, तो जैसे किसी ने हाई स्कूल का पेपर दिया, ठीक है, अब वो फर्स्ट आया है, तो जो दूसरे बच्चे वो सोचे कि इसने कैसे मेहनत करी, क्या करी, वैसे ही हम करें, तो बताएगा मैंने पहले ऐसे पढ़ा, फिर ऐसे कैसे, तो बच्चे भी सोचेंगे मैंने क्या क्या ध्यान दिया है, मैंने कहाँ से पढ़ा है। मतलब हम अपने कार्य को आगे करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें, उससे फिर नए काम को पूरा करें। तो आत्मीकरण मतलब एसिमिलेशन करना, सोचना धैर्यपूर्वक, फिर आगे कार्य करना कि हमें करना क्या है। जैसे हम पढ़ते ही हैं तो हम ये सोचते हैं ना, हमने ये पढ़ा है तो हम ये काम करें। जैसे बच्चों ने बीएड करते, सीटेट करते, टेट क्वालिफाई, तो क्यों दो सोचते मैंने बीएड करा, मैंने टीचिंग करा, तो मैं उससे पढ़ा नहीं कर पाऊँ, तो पुराने ज्ञान का प्रयोग वो नए ज्ञान करने के लिए कर रहे हैं ना, ये एक तरह का आत्मीकरण। नेक्स्ट हम आए अगर, तो नेक्स्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम, इसको मैं रख कर देती हूँ। संबंधित परिवर्तन कहना चाहे, देखिए संबंधित भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, वर्ड ध्यान दिया, इसका मतलब देखिए बहुत हो है। संबंधित परिवर्तन का नियम मतलब कोई किसी चीज से संबंध भी रखेगी और परिवर्तन का भी होगा, मतलब क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन। कहने का मतलब यहाँ हो गया क्रिया का रूप वही हो लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो। देखा, संबंधित है उसी से लेकिन परिवर्तन भी साथ में हो रहा है। ये एक तरह का संबंधित परिवर्तन। अगर आप सोच रहे होंगे ये कैसा, जैसे कि इसको डिफाइन करना चाहे, कोई भी क्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, ठीक है, तो वो उस क्रिया को करता है लेकिन उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैं इस तरह बताऊं, किसी भी
मान लो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने आपको अधिगम समझाने की कोशिश करी, तो मैंने एक उसी टॉपिक से करी, अधिगम समझाने की कोशिश करी, मैंने समझाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको जब समझ में नहीं आया तो मैंने दूसरा तरीका अप्लाई किया, लेकिन समझा तो मैं अधिगम को ही रही हूँ ना, लेकिन दूसरे तरीके तो परिस्थिति बदल गई। इससे अच्छा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी से बहुत प्रेम करता है और वो चली गई। मान लो ऐसे जानते हैं प्रेम प्रेमिका है, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, लेकिन प्रेमिका छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चली गई। प्रेम उससे खूब, अब जो प्रेमी था वो प्रेमिका से खूब बात करता था, खूब बात करता था, छोड़ के चली गई। अब वो प्रेमी क्या करेगा? तो प्रेमी उसकी फोटो से वही बातें करेगा। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ? रूप वही है, फोटो है, लेकिन परिस्थिति बदल गई। पहले वो लड़की खुद थी, प्रेमिका खुद थी, अब उसकी फोटो। तो ये एक तरह के संबंध उसी से है, लेकिन परिवर्तन क्या हो गया? उस व्यक्ति की जगह वो फोटो होगी। ऐसे कोई माँ, उसका बच्चा मर जाता है तो माँ उसके खिलौनों को, उसकी चीजों को उसी तरह लगा लेती है गले से, उसी तरह मिल करके रोती है, उसी प्रकार से सीने से लगाती है जिस प्रकार वो बच्चे को लगाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रिया का रूप वही है कि माँ ने गले से लगाया, लेकिन परिस्थिति बदल गई, बच्चे की जगह उसकी वस्तुएं आ गई, ठीक है। तो ये संबंधित परिवर्तन, मतलब ये संबंध भी है उससे और परिवर्तन भी हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये अधिगम में 5 गौड़ के नियम और थे, मेन 3 ही नियम थे, उन्हीं से सीखना होता है, लेकिन कुछ चीजें रिसर्च करी गई तो ये चीजें और निकली। तो आपको मेन ये याद रखना है कि 5 गौड़ नियम थे, इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लेन जरूरी नहीं है। मैंने आपको इसलिए समझाया था कि अब लॉजिकल चीजें ज्यादा आती हैं, रटने वाली चीजें नहीं आती, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आती हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हो। इनका मतलब पता होना चाहिए, ये डर नहीं होना चाहिए। संबंधित परिवर्तन या बलपूर्वकता का मतलब, संबंधित परिवर्तन का मतलब संबंध हो के परिवर्तन होना। माँ का बच्चे से संबंध था जो, वो संबंध उसके जाने के बाद उसकी वस्तुओं से वैसा होना, तो ये संबंधित। अनुरूपता का परिवर्तन मतलब अनुरूप रहना, उसी ज्ञान का प्रयोग नई चीज के लिए करना। आंशिक क्रिया का मतलब अंश से पूर्ण, छोटे से बड़ी चीज को समझना। बहुविध क्रिया का मतलब किसी क्रिया को करने के लिए बहुत सारी चीजों के प्रयोग के द्वारा करना, फिर एक क्रिया को चयन करना। मनोवृत्ति, मन के हिसाब से, मन है हमारा तब किसी कार्य को करते हैं। तो ये अधिगम के हमने नियम पढ़े, 5 गौड़ नियम होते हैं, मुख्य नियम पढ़े और ये के गौड़ नियम पढ़े। तो ये अधिगम के पूरे नियम हुए। तो इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा, बाकी मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो ज्यादा क्लियर, ठीक है। फिर इसके हम सिद्धांत पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।